तो नमस्कार। तकनीकी व्यवधान के कारण ये डिस्कनेक्ट हो गया था। हम लोग आरंभ में एक लंबे समय रोहिणी जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनको आज आने में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा था। उन्होंने हमको बताया था कि वो लगभग 7:20 पर ज्वाइन होंगी और वो आ गई हैं, इसलिए बिना देर किए हम उनको जोड़ लेते हैं। आप लोग को जो असुविधा हो इसके लिए खेद है। नमस्कार जी। सुनील जी नमस्ते। सॉरी बहुत लेट हो गया, सॉरी। नहीं, मैं शुरू में थोड़ा सा मैं वेट कर रहा था, फिर बाद में हमारा जी। कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट हो गया। ओके। लेकिन फाइनली हम लोग जुड़ गए, ये बहुत अच्छा है। और जी जी जी। उस समय जो लोग ऑनलाइन हो गए थे मित्र लोग, उनको मैंने बता दिया था कि जी थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। जी। आप कहीं कहीं शहर में कहीं फंस गई थी शायद कुछ। हाँ सर, एक्चुअली सुबह 11 बजे से गई थी, 1 o'clock तक रिटर्न होना था, लेकिन सेवन ओ हाँ। क्लॉक हो गया। अच्छा बारिश अच्छा। बहुत हो रही थी तो डिस्टर्ब हो गया पूरा। अच्छा, पानी खूब बरसा है वहां पर बेंगलोर, जी वो जी। हैदराबाद में। जी सर, हाँ। हैदराबाद में। जी सर। हाँ। और हैदराबाद में वातावरण क्या है कोरोना का? कोरोना का तो एकदम हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट जैसा है अभी कोरोना हैदराबाद में। हर एक दिन में मतलब इतना। एक दिन में कितने पेशेंट निकलते हैं? 500 600। कभी ओह, कभी इतने ज्यादा ज्यादा? कभी कभी कम हो रहे जी, लेकिन रिकवरी ज्यादा हो रही है। जितने पेशेंट है अच्छा उसके अच्छा। हिसाब से कनेक्ट करें तो रिकवरी ज्यादा है, क्योंकि बच्चे लोगों को छोड़ दिए तो जो अभी बड़े पेरेंट्स है वैसे वो लोग को ना थोड़ा अच्छा ध्यान रख रहे हैं। लेकिन भोपाल हॉस्पिटल्स में में। बेड नहीं मिल रहे, वो पूरा बहुत सीवियर है। हाँ, वो प्रॉब्लम रहता है। भोपाल में 120-140 तक है, तो इसको काफी चिंता कर रहे हैं कि शायद इसमें ज्यादा केस। लॉकडाउन पे हो गया है ना आपका भोपाल में। कल से शुरू है 10 दिन का लॉकडाउन। हाँ हाँ, मैंने न्यूज में पढ़ी थी। तो 10 दिन तक अब घर में रहना पड़ेगा। जी। और वैसे भी तो घर में ही है ये। अभी आजकल तो। हाँ, ये तो है। आपका जी बहुत स्वागत है। आपको ये बताना चाहेंगे कि बातों बातों में कार्यक्रम हमने इसी लॉकडाउन पीरियड में मार्च से शुरू किया था। मार्च जी में सर। जैसे लॉकडाउन हुआ, फिर हमको लगा कि किस तरह एक रचनात्मक बातचीत का सिलसिला कलाकारों लेखकों के साथ शुरू कर सकते हैं। तो इसकी हमने जी शुरुआत की। और सब फिर आप सबके मित्रों की कृपा रही, दुआ रही कि इसको लगातार करते आए। जी आज सर। लगभग तीन मुझे महीना हो गया है। भी मुझे भी आपसे रूबरू होने का मौका मिला, नहीं तो हम मिले ही नहीं एक्चुअली। हाँ हाँ, ये भी बात है। दिलचस्प है जी कि हम लोग की उस तरह से मुलाकात या बात जी नहीं हुई। और एक दो बार हम लोगों ने इंटरव्यू के लिए कोशिश किया भी, लेकिन फिर वो सक्सेस जी। नहीं हो पाया आपके हाँ। भोपाल आने। तो जी ये एक माध्यम है, यहाँ इस समय हम लोग बात कर सकते हैं। जी और हमारे सभी आपके भी जानने वाले इस समय लोग आए हैं। गीता हटसन जी का मैंने नाम पढ़ा। और अच्छा। और भी कई कलाकार अभी इसमें आते जा रहे हैं। जी सर। ओके तो सर। तो आपकी एक जर्नी को लेकर हम एक शुरुआत करते हैं बातचीत की, कि जी। किस तरह से आपकी एक यात्रा बड़ौदा गुजरात से शुरू होती है और फिर हैदराबाद में। आप ना सर एक छोटे छोटे क्वेश्चंस मुझे पूछते जाइए, मैं आंसर देती जाती हूँ। ऐसा। तो तो आप तो मुझे पहले थोड़ा सा छोटी सी एक कहानी के रूप में सुनाइए कि आप जी बड़ौदा में कहाँ रहती रहीं। जी परिवार का वातावरण क्या था, कोई और कलाकार थे या आप अकेले कलाकार बनी? कुछ इस तरह से बताइए। जी सर। एक्चुअली मेरे बचपन की बात करें तो एक्चुअली मेरे दादा फैब्रिकेटर थे। और अच्छा अच्छा। मेरे पापा को स्कल्प्टर बनना था, तो मेरे दादा बोल रहे थे उनको कि भाई कब कोई मरेगा और कब तू उसका स्टैचू बनाएगा, वो हमारे काम की हम्म चीज नहीं है। तो हम्म फिर उनको ठीक है, आर्के फाइन आर्ट्स और आर्किटेक्चर ऑलमोस्ट तो भाई बहन जैसे रहते हैं, तो फिर उन्होंने आर्किटेक्चर में एडमिशन ले लिया। लेकिन हम्म 4 इयर्स तक उन्होंने आर्किटेक्चर किया और फिर 3 इयर्स तक किया, और 4th ईयर में उन्होंने एग्जाम नहीं दी। उन्होंने हम्म वापस फाइन आर्ट्स ज्वाइन कर लिया।
तभी मेरे अच्छा एक्चुअली अच्छा। दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनको कुछ बोल नहीं पाए, बोल नहीं सकते करके उन्होंने वापस फाइन आर्ट्स ज्वाइन कर लिया। और हम्म। ये दौरान मैं थी, शादी हो गई थी उनकी, और मैं भी 3-4 इयर्स की थी। और मेरी मम्मी ने भी ज्वाइन किया फाइन आर्ट्स स्कल्पचर डिपार्टमेंट, और मेरे पापा और मैं छोटी उनके साथ में जाती थी एमएस अच्छा यूनिवर्सिटी में अच्छा। बड़ौदा में। जी। जी जी। उसके बाद वो टाइम पे उनके टीचर थे एक्चुअली शंकु चौधरी थे, और महेंद्र पंड्या सर थे। हाँ। उनके टीचर थे, मेरे पापा के टीचर थे। जी, तो शंकर उनका चौधरी बहुत जी। सपोर्ट था जी, शंकु चौधरी। और हमारा ना एक्चुअली स्कल्पटर्स का जो छोटा फैमिली है ना, तो उनके साथ में हमारा फैमिली रिलेशन बहुत अच्छा रहता था। जो फ्रेंड्स जो है वो हम्म फैमिली टाइप के रहते थे। और दूसरे दूसरे जो वहाँ पे स्टूडेंट्स थे मेरे पापा के साथ में क्लासमेट्स, हम्म। जनकदा थे, फिर और उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो लोग ना एक्चुअली अदर स्टेट्स के थे। तो एवरी सैटरडे हम्म संडे वो लोग हमारा घर पे आए जाया करते थे, तो हमारा घर का माहौल अच्छा रहता था वो टाइम पे। हम्म। हाँ, लतिका कट थे, दीपक कर्नल सर थे, पारिमू सर थे। हाँ हाँ वो हाँ। सब लोग हमारे घर पे आते जाते रहते थे, तो हमारे घर का माहौल अच्छा था। कलाओं पर बातचीत हुआ करती थी खूब। हाँ, वो डिस्कशन मतलब एक एटमोस्फेयर रहता था घर में कि हाँ। आर्ट के बारे में डिस्कशन होता था। और मेरे पापा ने आर्किटेक्चर किया था, तो उनका आर्किटेक्ट का भी थोड़ा अच्छा सर्कल था उनका। हम्म। वो टाइप का माहौल था। तो उस समय आपने आपने कब शुरुआत की अपने काम की? आपको कब लगा कि मुझे भी ये करना है? सर मुझे नहीं पता कि मुझे कब हुआ एक्चुअली। मेरी मम्मी ने 1 ईयर का किया था, जस्ट 1 ईयर कोर्स किया था। बाद में उन्होंने गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट टीचर हो गई थी वो। गवर्नमेंट उनको जॉब हम्म मिली थी, वो गवर्नमेंट टीचर थी। और मेरे पापा एक्चुअली स्क्रैप से स्कल्पचर्स बनाते थे। उन्होंने उनके फाइनल ईयर में उन्होंने राइनो सर्कल बनाया, जो बड़ौदा का बहुत फेमस गैंडा सर्कल है। अच्छा अच्छा। बहुत उनका फेमस है, बनाया हुआ है। फर्स्ट ट्रैफिक सर्कल जी, वो उनका बनाया हुआ है। और हम्म अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम में जो बुल है वो मेरे पापा का है। तो हम्म उनका आर्किटेक्ट्स के साथ में जो लिंक थी ना, तो उनको कहीं कभी भी कुछ भी काम चाहिए तो मेरे पापा का कांटेक्ट करते थे। तो वो टाइम पे हम्म इस तरह से उनका एक अच्छा लगता था कि वो अपने स्क्रैप स्कल्पचर्स में आगे बढ़ रहे थे। और हम्म पापा का कैसा था कि जैसे जैसे जहां जहां काम मिलेगा वो वहां वहां पे ट्रांसफर हो जाते थे हम लोग। तो मेरी पढ़ाई ना हाँ। कभी भी एक स्कूल में नहीं हुई है। जैसे एक स्कूल, अच्छा जी। एक एरिया में एक स्कूल, एक ही क्लास एक स्कूल, बस। बाद में मेरा मेरा भी स्कूल बदलती रहती थी। हम्म। वैसे ही हम लोग फिर अहमदाबाद शिफ्ट हो गए। अहमदाबाद में मेरा हम्म एजुकेशन खत्म हुआ स्कूल का। और फिर मम्मी ने बोला था कि फिर जाके सीएन कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स है, वहां जाके एडमिशन लेके आओ। हम्म मैं तो सीएन कॉलेज में गई। फिर वहां पे अरविंद हम्म भाई देसाई थे, उर्मी बेन थे, सब लोग थे। क्लार्क में जाके बोला था कि भाई मुझे फॉर्म दे दो, स्कल्पचर में एडमिशन हाँ। लेना है। और मैं एक जो दुबली पतली थी ऐसे ही, वो क्लार्क मुझे बोल रहे कि भाई लड़कियां स्कल्पचर में एडमिशन नहीं लेती है, वहां पे हथौड़े हाँ। बथौड़े पकड़ने के तुम्हारे तुम्हारे हिम्मत की बात वो नहीं है, वो पूरा नहीं होगा तुमसे। जी। बाकी कॉमर्शियल ओह। आर्ट ले लो, पेंटिंग ले लो, है ना। तो हाँ। मेरा उनके झगड़ा हो गया था कि भाई मेरी मम्मी ने बोला है तो मुझे स्कल्पचर में एडमिशन लेने का है। 100 बात की एक बात, उसके साथ तो बहुत किटकिट हो गई थी वो टाइम पे। तो फिर प्रिंसिपल सर आए, अरे क्या हो रहा है, तो नहीं नहीं, ये लड़की अगर स्कल्पचर में जाना है तो फिर उसको स्कल्पचर में एडमिशन दे दीजिए। दे दीजिए। वाह वाह। फिर आपको उस तरह से। ओ। अम्बरीश भाई, बहुत दिनों में आया। आपका भी स्वागत है। आज 93 डेज हो गया अम्बरीश भाई। आपकी प्रेरणा से, आपके प्रोत्साहन से इसको लेकर अभी हम आगे एक सीमा के बाद इसको थोड़ा सा कम करेंगे, और सप्ताह में 2 या 3 दिन इसको किया करेंगे। विशाल अतवलने जी,
सुरुचि मोहता जी, सुदर्शन, अफजल जी, सुमित पोरिया कह रहे हैं सर हमें भी कोई रोल दे दो। सुमित पोरिया को कहीं ना कोई भ्रम है, उनको ऐसा कुछ लगता है कि मैं कोई फिल्म डायरेक्टर टाइप हूँ या निर्माता हूँ, तो ऐसा है नहीं। सुमित भाई को ये पता होना चाहिए कि मैं फिल्म जर्नलिस्ट हूँ, आर्ट क्रिटिक हूँ। मैं जो सिनेमा बनता है, जो संस्कृति की गतिविधियां होती हैं, उसका आकलन करता हूँ देख करके, और उस पर अखबारों में, मैगजीनों में लिखता हूँ। तो मैं किसी रोल देने की स्थिति में नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं कहीं खुद ही रोल कर रहा होता। तो उस तरह से आपको निराशा हाथ लगेगी मेरा मित्र बनने में या मुझे फॉलो करने में। राघव जी, आज हैदराबाद का नेटवर्क कुछ कमजोर है। अभी देखिए रोहिणी जी आई हैं और डिस्कनेक्ट हो गया है। आज का भी हमारा कार्यक्रम कुछ खटाई में पड़ रहा लग रहा है, पर यह कि कुछ बातचीत तो हुई है और मैं चाहता हूँ कुछ बातचीत और हो जाए तो अच्छा रहेगा। महेश बारोट जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। प्रमोद जी, मेरी कविताएं, रोहिणी जी आ गई हैं। मेरी कविताओं का मैं कुछ करूंगा बीच में। अभी रोहिणी जी से बात करते हैं सर। हाँ सर, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ हाँ, वही। हैदराबाद में हमारे एक डांसर मित्र हैं राघव राज भट्ट जी। हाँ हाँ हाँ, वो हमारे भी अच्छे फ्रेंड है सर जी। और मंगला जी। हाँ तो जी, वो हमारे भी अच्छे फ्रेंड है। वो अभी हैं इस समय, वो कार्यक्रम देख रहे हैं। तो मैं उनसे कह रहा था कि अच्छा आपके अच्छा। शहर का नेटवर्क आज क्या हो रहा है। जी सर, उनको नमस्ते मेरा। जी, वो भी हमारे कार्यक्रम में आ चुके हैं। वो और मंगला जी दोनों एक एक बार आ चुके हैं। हाँ सर, हाँ सर, मैंने देखा था उनको, बहुत अच्छा था। तो आपने तो इतना झगड़ा कर नेचुरल लिया। था उनका। हाँ हाँ, झगड़ा होने के बाद में फिर मेरा हो गया था एडमिशन। और स्कल्पचर में मैं एक लड़की थी 5 साल तक, और 2 बंदे थे। मतलब हम्म, स्कल्पचर के अंदर लड़कियां कम आती है वैसे भी, हाँ। क्योंकि थोड़ा लेकिन हार्ड वर्क करना है। अगर आ भी जाती है तो वो कंटिन्यू नहीं करती, मतलब एजुकेशन तक हो जाता है, लेकिन हाँ फील्ड फील्ड के लिए मुश्किल होती है कि उनको वर्किंग स्पेस चाहिए, उनको शादी हो हाँ जाती है, माहौल नहीं है। हाँ, है ना? तो कंटिन्यूटी के लिए ये, मुश्किल होता होगा। जी सर, फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आपको सबसे हाँ पहले तो वर्किंग स्पेस चाहिए ही चाहिए स्कल्पचर के लिए। हाँ। और एक और बात है कि अगर आपकी स्वयं की लगन पक्की है और आपने तय कर लिया है कि आपको कलाकार बनना ही है। जैसे डांस में नहीं होता कई बार कि बच्चियों ने कथक सीख लिया, भरतनाट्यम सीख लिया, फिर शादी हो गई तो भूल गए। तो वो जी केवल सर। लड़के वालों को बताने के लिए होता है कि वो उसको डांस भी आता है बस। नहीं सर, तो भारत में अगर डांस और परफॉर्मिंग आर्ट्स का अगर मुझे नॉलेज है, तब जब तक मैं बात करूंगी तो वो आप घर पे शायद रियाज कर सकते हैं सर। देखिए, अगर आपको टाइम मिल रहा है ना, हाँ, पर एक फैमिली जुनून से चाहिए। आपको, जी जुनून तो उसके सिवा कुछ नहीं होता है। किसी भी चीज के लिए, कोई भी सब्जेक्ट के लिए जुनून तो चाहिए ही। एक पागलपन होना जरूरी है कि सारी दुनिया एक तरफ और आपका आप एक तरफ। एक तरफ। नहीं तो, तो नहीं तो आप पहुंच नहीं सकते। तो आपने जब प्रैक्टिकली काम करना शुरू किया शिल्प कला में, तो जी निश्चित रूप से आपने कहा कि आप पहले बहुत दुबली पतली थी, तो आपको मुश्किल होता होगा। बड़े नहीं बड़े। सर, एक्चुअली एक्चुअली क्या होता था कि
जब छोटे थे तभी मेरे पापा का स्टूडियो वर्कशॉप घर पे ही था। तो अच्छा अच्छा। उनका जो वो स्क्रैप आयरन में काम करते थे, उनका पूरा स्क्रैप घर पे आता था। तो मेरा और मेरे भाई का एक ही ड्यूटी थी कि हम लोग कभी भी फ्री होते हैं, दिन रात कुछ नहीं है, जब भी मन होता है, जब फ्री होते हैं, उनका वर्कशॉप में जाके पूरे शेप्स हमको अलग करने हैं, क्योंकि वो स्क्रैप अच्छा। आता था। हाँ। हाँ। तो शायद बचपन में मैं कभी भी खेलने के लिए नहीं गई हूँ। मैं और मेरा भाई कभी खेलने को नहीं गया, हमारी दुनिया वर्कशॉप तक ही थी। क्या बात है, कितनी अच्छी तो बात है। जी, और स्कूल में जो पीटी पीरियड होता है तभी हम लोग खो खो ये सब कुछ खेले शायद, लेकिन बाकी तो कभी खेलने के लिए नहीं गए हम लोग। ये वही भी कह रहा हूँ, ये एक संस्कार आपको मिलना थे जो आपके जी पिताजी के सर। माध्यम से आपको मिले। जी सर। एक पूरा जी सर। वातावरण, एक अनुशासन, जी। परिवेश उस तरह का मिला, इसलिए आप कलाकार इस तरह से बन पाई। हाँ, जिस वो तो 100% है, उसके सिवा तो पॉसिबल नहीं था कि आपका माइंड कभी डाइवर्ट नहीं होता है, कि आपको ये यहाँ वहां का कुछ दिखता नहीं है एक्चुअली वैसा। वो ये फिर बड़ौदा में जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा वहीं से फिर किया, एमएस हाँ। यूनिवर्सिटी से? हाँ सर, बड़ौदा सीएन कॉलेज में मेरा कंप्लीट होने के बाद में फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बड़ौदा में गई। वहां पे हाँ एक्चुअली मेरे पापा के साथ में जो उनके टीचर्स थी ना, जो वो पढ़ते के टाइम पे, मेरे टाइम पे पूरे रिटायर्ड एज में। हाँ हाँ। और मेरे टाइम पे राघव कनेरिया सर थे, और छात्र सर थे, और मेरे जो सर थे, क्योंकि मास्टर मास्टर है ना, 5 साल तो मैंने बेसिक सीखा है। हाँ। सीएन कॉलेज में मैंने 5 साल बेसिक सीखा है। और वहां पे मेरे सर थे, अरविंद देसाई सर थे, और उर्मी टीचर थी, हम्म अ, और परमार सर थे, हम्म। नटू भाई परीख थे। वो पूरे मेरे सर थे। और आपको वो भी कहना चाहती थी कि घर का माहौल वैसा था कि मेरे मम्मी स्कूल में टीचर थी सर, और मेरे पापा फ्रीलांस स्कल्प्टर है। ठीक है? पूरे अहमदाबाद सिटी में, पूरा गुजरात में, ऑलमोस्ट ट्रैफिक सर्कल पे मेरे पापा का वर्क है। हाँ? लेकिन उनके जो फाइनेंशियर ना, उनका पैसा ईयरली आता था, और हम्म मेरी पढ़ाई मेरी मम्मी के पैसे से हुई है, क्योंकि उनकी हम्म। गवर्नमेंट जॉब थी, उनका मंथली अमाउंट घर पे आता था। हाँ, और रेगुलर। हाँ, और फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर में तो वो हालत थी कि मेरे 4 to 5 मंथ्स के फीस उर्दू टीचर पे करती थी। ओहो। वैसा रहता था हमारा। और हम्म। ऑलमोस्ट मैं 20 किलोमीटर साइकिल पे जाती थी, क्योंकि मेरे 5 या 10 रुपये मटेरियल के लिए बचेंगे करके। अरे, क्या बात वो टाइम पे जब सीएन में पढ़ती थी तो वैसा ही था कि मैं साइकिल लेके जाती थी, चांदखेड़ा से लेके आंबावाड़ी तक मैं साइकिल पे जाती थी। और हिस्ट्री में मेरी टीचर थी एस्टर डेविड। है। जी जी। वो टीचर्स का एक बहुत अच्छा था कि वो लोग इतना अच्छा सिखाते हैं, शायद समझ में आने दो ना आने दो, लेकिन वो लोग ना एक्चुअली प्रैक्टिकल वर्क करते थे। तो वो जब एज ए टीचर, वो कोई भी आपके सामने आपका टीचर अगर प्रैक्टिकल वर्क हम्म। करता है, तो आपके लिए वो ऑलमोस्ट डेमो है, कि आपको वो डेमो समझ में आना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ, सही तो वो बात है। शायद वो टाइम पे समझ में नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे काम करना शुरू किया तो सर डांटते थे, वैसा नहीं, वैसा होना चाहिए, वैसा वो बात ना पूरी वापस रिवाइज होती थी माइंड में, कि नहीं, सर टोकते थे, ये वैसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, हैदराबाद तो आप अ, रेड्डी साहब से शादी के मिलने के बाद। बाद ही आए? जी या सर। रेड्डी हैदराबाद साहब का। को कहाँ मिले? नहीं सर, हम कैसे दोनों तो मिले? क्लासमेट थे, हम दोनों क्लासमेट थे सर, जी बड़ौड़ा जी। में। अच्छा जी। अच्छा, ये उनका। बड़ोड़ा बड़ोड़ा आए थे हैदराबाद से? हाँ जी, हाँ, वो बड़ौदा अच्छा आए थे, अच्छा। और मैं अहमदाबाद से बड़ौदा पढ़ने के लिए गई थी वाह वाह। वैसे। और उनका वाह। टेराकोटा वर्क्स बहुत अच्छा था। तो मेरे सर अच्छा बोल रहे थे कि जाके टेराकोटा वर्क्स उनके सीखो। वैसे ही अच्छा। बॉन्डिंग है। क्या बात। लेकिन ये देखिए ना कि किस तरह से एक ही रुचि और एक ही माध्यम में, कला माध्यम में काम करने वाले फिर उस जी जीवन सर। से भी जुड़े, और आप दोनों ने ही अपने अपने काम को लेकर इतना बड़ा नाम किया है, और जी हमेशा सर। बहुत गंभीरता के साथ अपने काम को अंजाम देने वाले, और क्रिएटिविटी में जो एक हाईली अप्रोच होता है, इमोशनल अप्रोच और हाँ। लॉजिकल अप्रोच, वो दोनों ही श्रीनिवास जी का भी उतने अच्छा है जो आपका है। जी सर, एक्चुअली हमारा फैमिली, मतलब मैं जब हैदराबाद आई तब मेरे इन लॉज ना ब्रॉड माइंडेड थे।
मतलब मैं कैसे भी काम करूंगी उनको वो फुल सपोर्ट रहता था कि भाई रोहिणी काम करती है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और मैं भी हाँ घर देख के ही काम करती थी। वैसा मुझे हाँ वैसा माइंड में रहता था कि मुझे घर को मिस नहीं करना है। हाँ। तो मेरे ग्रेट बात। पेरेंट्स से एक विल पावर का अच्छा था कि आर्टिस्ट का घर रहने से कौन कितने तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, हम्म। वो उनके पास से मेरा ऑलमोस्ट मेरा प्रैक्टिकल हो गया था। और उसके बाद में मुझे मेरी स्ट्रगल स्टोरी शुरू करनी थी हैदराबाद आके। हाँ तो फैमिली सपोर्ट सर मेरा बहुत अच्छा था, एक स्पेस उसी दे से रहे सब। थे। हाँ जी सर। उसी से सब संभव हो पाया। जी। कितने सारे कार्यशालाओं में आपका जाना हुआ देश भर में, अलग अलग। मैंने आपको भोपाल में काम करते हुए देखा। लगभग वो आपके हाइट से भी बड़ा पत्थर था जिस पर आप काम कर रही थी। वो 6.5 बाई 3, 6.5 बाई 4 का था। रेड रेड सैंडस्टोन। और रुद्राक्ष बनाया था आपने। जी। एक्चुअली वो उज्जैन का था ना, उज्जैन का कुछ मेला रहता है ना सर, क्या बोलेंगे उसको? कुंभ हुआ था। सिंहस्थ, हाँ उज्जैन महा सिंहस्थ का। Yes, सिंहस्थ का टाइम का एक्चुअली सब वहां पे माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट दिया। और हाँ माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट में आप स्कल्पचर्स कैसे करेंगे सर? हाँ मतलब सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो मतलब बांसुरी बनाएंगे, शंख बनाएंगे ना। बहुत टफ जॉब थी एक्चुअली। नहीं तो आप शिवलिंग बनाएंगे हम्म। ना। तो मैं तो 2 दिन तक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूंगी। उसके बाद में थोड़ा खुद को टटोलने के बाद में कि लगा कि नहीं, रुद्राक्ष बेस्ट है। और उसको मैंने हम्म, मेरे अपने हिसाब से बनाया, मेरे आइडिया से बनाया। फॉर्म वही हाँ। है, ऑब्जेक्ट वही है, मैं अभी लेकिन बहुत अच्छा था वो। जैसे अभी बीच में हमारी पूरी बातचीत की श्रृंखला में बीच बीच में शिल्पकारों से बातचीत करने के अवसर आया। अभी कुछ दिन पहले रॉबिन डेविड सर से बात कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ। तो ये एक बात आती है कि पत्थर पे भी प्राण होते हैं, संवेदना होती है। और पत्थर जी के साथ दोस्ती करके, पत्थर के साथ एक अनुराग स्थापित करके किस तरह से काम जी किया जाता है। जी। आपका अपना क्या अप्रोच रहा है, किस तरह से आप इन्वॉल्व होते हैं उससे? सर एक्चुअली मीडियम कोई भी रहने दीजिए, अभी वो एक भाव है, मेरे मन में कुछ भाव है, अभी मैं उसको कैसे एक्सप्रेस करूंगी, है ना। वो सामने, अगर मेरे सामने क्ले रहने दो, मेरे सामने ब्रॉन्ज रहने दो, फाइबर ग्लास रहने दो, वुड, एनीथिंग, लेकिन वो मीडियम को मुझे फील होना है पहले। वो जो मीडियम का जो फॉर्म है, उसका नेचर है, वो मुझे पकड़ना है। हाँ उस वो आने के बाद में मैं उसका थ्रू जाऊंगी। जी उसका जी। नेचर में पकड़ने के बाद में मेरा मेरा जो थॉट्स है, मेरी जो फीलिंग्स है, मैं उसमें डालूंगी। हाँ वो सही बहुत बात। कश्मकश रहती है एक्चुअली के मीडियम में आप जब जाओगे, आप जब उतरते हैं, हाँ वो हाँ। बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहती है, बहुत अच्छा फीलिंग रहता है वो टाइम पे। आप एक हो जाते हैं काम करने के टाइम पे। कई बार जैसे आपने बताया कि ये रुद्राक्ष के समय आपको 2 दिन दुविधा रही कि क्या करोगे। सच्ची में ऐसा, सर। ऐसे और भी अवसर आए हैं कभी कभी किसी के? हाँ, हमेशा हमेशा। अगर हर एक स्कल्पचर सर एक नई डील ही रहती है कि आपका दिमाग हाँ में कुछ चल रहा है, आपके कुछ थॉट्स है, आपके सामने दूसरा कोई मीडियम है, हाँ आप हाँ डील कैसे करेंगे? हाँ मतलब सही आपका बात। जो इमोशंस है, आपकी जो फीलिंग्स है, XYZ, आपका दुख है, आपको किसी से गुस्सा हो रहा है, सब कुछ आप कैसे कैसे पास करेंगे? हाँ तो आप गुस्सा और आपका दुख दर्द सामने मीडियम में पास नहीं कर सकते। वो पॉजिटिव वापस वापस सामने से आती है। ये बात तो है। हाँ, तो आपको साधना ही करनी है। आप जैसे योगा करेंगे ना, वो टाइप पे ही आपको काम करना है। और एकाकार हो जाते हैं सर वो, जब आप काम करते हैं ना, वो टाइम पे आप एक हो जाते हैं। आपकी श्वास और आपका मन सब कुछ काम में एक हो जाता है। हम्म, आपको ना भूख लगती है, ना टाइम का, समय का भी पता चलता है वो टाइम पे। जब तक तो काम जब खत्म नहीं होता तब तक एक ही धुन लगी रहती है। वो तो है, उसमें फिर ये कैंप का टाइम नहीं देखा जाता, फिर दिन रात लगता है कि अपन। हाँ, स्कल्पचर के लिए तो लेट नाइट तक अनिल जी थे ना वो टाइम पे, तो स्पेशली हम लोग बोलते थे भाई हम लोगों को 6 बजे तक का टाइम नहीं, हमको और 2 घंटा बढ़ाओ। कोई स्कल्पचर हाँ जाने के लिए रेडी नहीं है। स्पेशल लाइट्स लगाते थे वो लोग वापस लेट नाइट काम करने के वही। लिए। हाँ वही वही सब एक बड़ा कठिन है पूरा कि जी। किसी उस काम को आप अधूरा नहीं छोड़ सकते कि। नहीं। और एक ये आपके मन में हमेशा दुविधा रहेगी कि आपने जहाँ छोड़ा है वहां से वो
उसी लेवल पे कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा। जी जी। ये एक बात एक भी रहती थ्रेड है। जो पकड़ा है आप उसको छोड़ नहीं सकते, हम्म। नहीं तो कैसे भी अच्छा। आप उसको फुल स्टॉप छोड़ना है, फुल स्टॉप करना है, नहीं तो जब दूसरा वर्क होगा तो आपका वापस नए से शुरू होता है। नया जहां शुरू से होता है। छोड़ा है तो दूसरा वर्क वहीं से शुरू हो जाता है आपका। ये बात तो सही है। वो अच्छा थॉट जो अभी, प्रोसेस चलती रहती है। हाँ आपने एक बात जो कहा है ना कि जैसे आपका मूड ऑफ है या गुस्सा आ गया किसी पे या कोई तकलीफ है, फिर आप उस काम में कैसे न्यूट्रल होते हो। कई बार ये भी जी होता है कि फिजिकली हमारी हेल्थ बिगड़ी हुई होती है, हम कहीं कोई काम कर रहे हो तो अचानक तबीयत खराब हो जाती है, जी सिर मान लीजिए सिर ही दुख रहा है या कुछ कोई ऐसी तकलीफ है कि हमारे लिए नॉर्मल रह पाना मुश्किल है और हमारी क्रिएटिविटी हमारे सामने है, ऐसे जी। अवसर भी आए कई बार क्या। हाँ क्यों नहीं आते सर, क्यों। कभी अभी मुझे काम करना है, सब कुछ है, मेरा क्ले प्रॉपर मिक्सिंग नहीं है, या वो क्या बोलेंगे, वेदर ठीक से नहीं है कि मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। कुछ हम्म। नहीं होता है, बैठे रहते काम के सामने, वही बातचीत चलती रहती है, काम हमको देखता है, हम वर्क को देखते हैं, वो वैसे ही बातचीत चलती है बस। कहाँ कहाँ की कार्यशाला आपने किया है, ग्वालियर और भोपाल का तो मुझे मालूम है, इसके हाँ अलावा। ग्वालियर, भोपाल, फिर बिरला अकेडमी का किया है, कोलकाता, फिर हम्म। फर्स्ट 90s में मैंने पुणे का किया था। अच्छा अच्छा जी। जी और आपके शिल्प कहाँ कहाँ हमारे देश की कला दीर्घा में होंगे। सर, जहाँ पे भी वर्क है वो वर्क एक्चुअली कलेक्शन में ही है। पुणे में किया था, पुणे म्यूजियम में है। बिरला अकेडमी का किया था, वो बिरला उन लोगों का कलेक्शन में है सर। हम्म। और हैदराबाद में कलेक्शन में बहुत सारा, अच्छा अच्छा। दुबई में इस तरह कलेक्शन में। जी देश के बाहर कहाँ कहाँ जाना हुआ। सर, मैं देश के बाहर अभी तक नहीं गई हूँ, लेकिन मेरे वर्क्स क्या क्या है। मेरे अच्छा। वर्क्स, हाँ, मेरे वर्क्स लवलैंड म्यूजियम कोलोराडो जाके आए, फिर दुबई जाके आए, मतलब वर्क्स तो वहीं गए थे, वापस तो नहीं आते हम्म। एग्जीबिशन की। आप अभी, अगर जी, मैं नहीं गई हूँ। हाँ, इधर जो कलाओं का जो पूरा एक वातावरण है जिसमें अभी जैसे आप आपके बारे में मैं कहीं पढ़ रहा था तो मुझे पता हुआ कि आप पत्थर के साथ साथ सिरेमिक पे भी वर्क करते हो, फिर कभी कभी पेंटिंग भी बनाते हो। हाँ सर, एक्चुअली मैंने हर एक मीडियम में काम किया है। मैंने सबसे हम्म। पहले 90s में, जब मैं कॉलेज मेरा कंप्लीट हो गया था, तब मैंने वो स्टार्ट किया था, थोड़े ड्राइंग शुरू किए थे। उसके बाद में मैंने टेराकोटा किया था। टेराकोटा के हम्म। बाद में थोड़ा स्टोन कार्विंग किया था। स्टोन कार्विंग के बाद में वापस मैं फाइबर ग्लास पे आ गई। तभी फाइबर कास्टिंग न्यू मीडियम था, वो एक वेटलेस एंड कलरफुल स्कल्पचर होते थे, तो उसकी मार्केट डिमांड भी ज्यादा थी। तो एक हम्म। नया रहता था कि आप मार्बल के ऊपर, टेराकोटा के ऊपर कलर करो और फाइबर ग्लास के ऊपर कलर करो, तो कुछ चेंज रहता था। हम्म। उसके बाद में लास्ट कुछ तिरुपति का कैंप हुआ, वहां पे रोजवुड में काम, रेड सैंडलवुड में काम किया सर। हम्म। जी, मतलब मीडियम, ऑल मीडियम। और ब्रॉन्ज में मेरी अच्छी सीरीज है, मिनिएचर ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, मेरी बहुत ब्यूटीफुल सीरीज है। उसका मेरा जहांगीर का शो हुआ था। अच्छा, बॉम्बे का। जी जी। अच्छा, वो कब हुआ था। 2005। 5। अच्छा। जी इधर इधर इस बीच जो ये 2-3 महीने का समय स्पेशली जो आया लॉकडाउन वाला, और जी। इस पूरे पीरियड में आपको किस तरह से आपने एक कलाकार के रूप में अपने समय को व्यतीत किया है, क्या सोचते विचारते काम करते हुए। एक्चुअली स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एकदम ब्लैंक। हाँ, हाँ एक तो हाँ। घर के अंदर बंद है, मतलब पता नहीं, कुछ अनईजी सी फीलिंग थी। उसके बाद में ठीक है, चलो सरेंडर हो गया कि हमको घर पे ही रहना है, फैमिली पूरे साथ में ही है। मैंने मेरी पूरी गुजराती ओल्ड मूवीज देख डाली, मुझे बहुत पसंद है। वो अच्छा लोक अच्छा। गीतों के साथ वाली रहती है, वो मैंने हाँ। पूरी की पूरी सीरीज कंप्लीट की। और अच्छा अच्छा। मेरे मैंने 2011 से लेके 2020 तक, हम्म। मतलब 2011 से मैंने ना बड़े लार्ज स्केल में ड्राइंग शुरू किया था। 4x6, हाँ 3x3, और पेन पेन वर्क है वो। जी। हाँ। और वो कुछ अलग से साइकिल, कुछ थॉट्स चल रहे थे कि उसको किस तरह से बाहर निकालना है। वैसे रहता है ना कि आप, एक कवि जब कविता लिखेगा तो किसी को बोलने से बेटर है कि आप उसको लिखो, उसका वर्ड्स अलग रहता है। तो मेरा ड्राइंग की सीरीज वैसी है।
और उसका लास्ट दो बड़े ड्राइंग थे 6.5 बाई 4.5 के, वो मुझे कंप्लीट मैंने नॉकडाउन टाइम में किए। और कुछ साहित्य भी पढ़ा, झवेरचंद मेघानी के कुछ बुक्स पढ़ी है मैंने। फिर कलापी की एक कविता मुझे बहुत, शायद वो 7th क्लास की मेरी कविता थी, वो अचानक ही सामने आ गई थी एक्चुअली। उसकी लाइन से ज्યાં જ્યાં नजर मारी पड़े यादी भरी ત્યાં आपने। एक्चुअली बहुत, वो टीचर ना जब थे तभी वो इतना मार के सिखाया था, और मैं उतनी खुश हो गई थी कि मुझे कविता आ रही है अभी भी। और नरवत की कुछ बुक्स पढ़ रही थी, कुछ कबीर के दोहे मुझे पसंद थे। एक्चुअली ये पूरे तो मेरे पापा गाते थे। हाँ, अरे वाह। हाँ, कबीर का दोहे जो ना मेरे पापा गाते थे। तो वो ये जो 3-4 मंथ्स है, मैं सच्ची में बहुत एंजॉय किया कि मेरे पूरी यादें ना मैंने वापस रिवाइज किए सब कुछ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, ऐसा वक्त कई बार मिलता है कि शायद लाइफ में दूसरी बार ना मिले। हम सब स्मृतियों में जाते हैं, और वो सब आपने जो आपकी बचपन से जुड़ी हुई, आपकी युवा अवस्था और फादर के साथ जुड़ी जो मेमोरी है, सबको आपने साझा किया। जी। और वो बचपन की कविता वाली बात, वास्तव में जैसे मुझे भी अपने स्कूल के समय की कुछ कविताएं कभी कभी ऐसे याद आती हैं। जी। मुझे जैसे एक वो थी, महाराणा प्रताप जब जिस समय जंगल में स्ट्रगल कर रहे थे, तो उनकी बेटी को जिस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, उस पर एक कविता थी बहुत लंबी। अच्छा। राजकुमारी और घास की रोटी, ऐसा करके। अच्छा। तो उसकी मैं लाइनें याद कर करके अभी भी वो कविता ढूंढता हूँ कि वो कहाँ, खूब बड़ी कविता थी, हमारी 7th मतलब 8th में वो पार्ट था। आजकल का जो माहौल है उसमें कविताएं पढ़ना बहुत सुकून, मतलब बहुत अच्छा लगता है। हम लोग गाते हैं एक्चुअली। हाँ, स्कूल की प्रार्थना जो स्कूल में होती थी, जी। शुरू में जब प्रेयर होती थी, उस समय के गीत जी। याद किए मैंने कई। जी। तो ये तो है कि कुछ कुछ है, और ये बातों बातों में कार्यक्रम भी कुछ। आप इसके अलावा आप भी कुछ बनाने, पाक विद्या में तो आप माहिर होंगी। किचन क्यों पूछ रहे हो मुझे अभी आप? हाँ, मतलब वो तो आप चूंकि अब घर संभालती हैं, इसलिए उसमें तो कहीं कोई प्रश्न है नहीं। तो हाँ हाँ। आपको बल्कि वहां उसमें आराम मिला होगा, आपको परिवार ने फिर सपोर्ट किया होगा कि कुछ कुछ काम में हाथ बटाया होगा। एक्चुअली मेरी डॉटर इन लॉ है सर, तो बेटे की 2 साल पहले ही शादी हुई थी, तो पूरा किचन उसके हवाले कर दिया मैंने, और मैं पूरा वर्क किया सर, सच्ची में। अच्छा, क्या एक ये तो तो अच्छा गुजराती है। आइटम बनाती थी, वो सुखड़ी बोलते हैं उसको, फिर मेथी के थेपले बोलते हैं उसको ना। हाँ हाँ। हाँ, वो सब कुछ जो टिपिकल गुजराती आइटम्स रहती है ना, मैं बनाती हूँ, बाकी हाँ, किचन उसके हवाले है। अच्छा। तो और इधर ये आपको दक्षिण का कल्चर खाने पीने में कैसा लगता है? हाँ, जब मैं शादी करके आई ना सर, खाना बनाना नहीं आता था। मेरी सासू माँ ने मुझे खाना बनाना सिखाया था। तो जैसे 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 सिखाना, मैंने गुजराती और तेलुगु डिश का मिक्स एंड मैच कर दिया है। तो अब जब खाएंगे ना, तो आपको ना गुजराती लगता है ना तेलुगु लगता है। लेकिन हमारे घर पे जो गेस्ट आते थे ना, कि वैकुंठम सर आते, लक्ष्मण सर आते थे, सुप्रका सर है, सब लोग हमारे घर पे आते थे ना, उनको बहुत पसंद आता था मेरा खाना। और गुजरात के जो हमारे फुलकार रहते हैं, जो हाँ रोटी बनाती है हम लोग फुल के, हाँ हाँ बस हाँ, वही वो तो फरमाइश है कि भाई शानदार है। रोटी, वो सब्जी में सब्जी बोल के ही आते हैं कि रोहिणी आज ये सब्जी बनी है, उसके साथ में फुलके बनाने हैं। अच्छा, रेड्डी साहब के साथ उनकी अपनी जो क्रिएटिव जर्नी है, उसमें जी। आप लोग की बातचीत आपस में होती है? वो आपकी कला में कुछ सुझाव देते हैं, या वो आप उनको उनके माध्यम में हाँ ऐसे भी सर, कुछ क्योंकि अवसर आते होंगे? हाँ, हमारा स्टूडियो एक ही था। 93 में हम लोगों ने हमारा स्टूडियो बनाया, और हैदराबाद में फर्स्ट स्कल्पचर स्टूडियो था वो। हम लोगों हम्म। ने, हमारा पहला स्टूडियो था। तो साथ में काम करते थे, तो आइडियाज शेयर होते हैं सर, तू मैं होती है। अभी बर्तन रहे तो आवाज आएगी कैसे भी, सिंपल। क्या बात। मतलब वो एक, अगर लाइफ में आपके पास में फ्लेवर नहीं रहे, आपको लॉन्ग जर्नी में अगर लंबी दौड़ के घोड़े होके आपके पास में फ्लेवर नहीं रहता, आप एक फ्लेवर में आप जी नहीं सकते सर। हम्म। फ्लेवर में वेरिएशन रहना चाहिए, और वैसे ही तो मैच्योरिटी आती है। नहीं, वो सही बात है। आप मुझे कितने
साफ गोई से आप खुले दिल से स्वीकार करते हो कि ये सब कुछ जीवन का हिस्सा है, कि आप। हाँ पक्का, उसमें कोई डाउट नहीं है। है वो ना? होना चाहिए, होने से ही कुछ और काम करते और कुछ सीखते, कुछ नए आइडियाज आते हैं। हाँ, उनके थॉट और आपके थॉट नहीं मेल खाते होंगे। वैसे नहीं बोल सकते। अभी एक चीज है, मेरा प्रेजेंट करने का तरीका अलग है और उनका प्रेजेंट तरीका अलग रहता हाँ हाँ है ना। अगर एक ही चीज है, आप प्रेजेंट कैसे करेंगे? तो वो फर्क तो सही। रहना ही चाहिए। हाँ सही बात है, ये तो है। लेकिन उनको आपका कौन सा काम अच्छा लगा अब तक? उन्होंने, आपने कोई काम वैसे पूरा किया और वैसे उन्होंने नहीं, काम। वैसे वैसे कुछ नहीं। वो जब मैं कलर कंप्लीट करती हूँ तो उनको अच्छा ही लगता है पूरा वर्क। शायद वैसे बोलते हाँ हैं कि एक्चुअली मेरा क्या होता था कि मैं ना हमेशा उनको पूछती हूँ भाई, कभी कभी ज्यादा अवर्स काम करके करके ना ब्लाइंडनेस आ जाती है कि आपको दिखता नहीं है कि क्या कहाँ कौन सी कमी है। हाँ। फिर उनका आइडिया पूछती हूँ, आते बोलते यहाँ ये नहीं है वहां नहीं है, और फिर मैं ना उनकी बात सुनती नहीं थी और करती अपनी मनमानी थी। क्या बात। लेकिन उनके वैसा कुछ होता सुझाव था। देने, हाँ, उनके सुझाव सुझाव उनके देने से रहते थे। और उससे आपको रास्ता मिल जाता होगा फिर। हाँ, वो तो रहता ही है। क्योंकि जब मैं सोचती हूँ कि उन्होंने वैसे बोला और मेरा थॉट मैं वैसे सोचती हूँ, तो दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है कि मुझे एक्सेप्ट करना हाँ हाँ हाँ। है ना। वो वे में मैं निकल जाती हूँ। जब हैदराबाद में हम गए 90s में, तब वो बोल रहे थे कि रोहिणी तुम्हारा ड्राइंग अच्छा है, तुम ड्राइंग करो। क्योंकि हमारे पास में स्टूडियो नहीं था, एक ही रूम थी 8x6 की, उसके अंदर हम लोगों ने 2 साल निकाले। हमारे पास में काम करने के लिए प्लेस नहीं थी, हमको सर्वे होना प्रॉब्लम हो रहा था। हमने हाँ कमीशन वर्क्स पूरा लेके हम काम कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ। वो टाइम जो रहता था, क्योंकि हम दोनों का क्वालिफिकेशन सेम था, जी जी। है ना, और काम नहीं कर पाती थी फिर। ये वैसा पूरा तो एक समय बड़ा कठिन भी बिताया। हाँ हाँ। तो वो टाइम पे वो भी समझते थे कि दोनों का सेम फील्ड और मैं काम नहीं कर पाती थी, तो वो बोलते थे कि भाई तुम ड्राइंग करो। हम्म। वैसा तो वो टाइम पे मैं थोड़े थोड़े ड्राइंग करती थी, लेकिन सबसे अच्छे मेरे ड्राइंग्स निकले हैं 2000 2008 9 10 और 2011 से तो मैंने एकदम से लार्ज स्केल में ड्राइंग शुरू की है। वो जब कुछ गिफ्ट देंगे तभी भी मुझे पेपर रोल नहीं देते। हाँ हाँ हाँ। इधर लेकिन एक पूरे देश में जी पत्थरों पत्थरों पर जो काम करने वाले शिल्पकार हैं, और महिला शिल्पकार तो बहुत ही कम होंगी मुझे लगता है। हाँ दो सर, चार बहुत पांच। कम है। स्टेट वाइज 2-3 रहती होंगे सर। है ना? मतलब और कंपेयर करने से बहुत कम है, बहुत कम है। और बहुत बहुत। जो करते हैं वो बहुत लगन से करते हैं। हाँ जो लोग फील्ड में है उनको तो हेड्स ऑफ, वो लोग बहुत लगन से काम करते हैं कि उनका इंस्पिरेशन ले सके आप। हाँ हाँ। आप जी। ऐसे कुछ महिला कलाकारों को जानते हैं देश में, जो जिनका जिनका काम आपको पसंद आता हो, जो आपसे भले जूनियर है लेकिन आपको लगता हो कि ये संभावना वाले कलाकार है, आगे इनका भी एक समय होगा अच्छा? सर महिला कलाकार स्कल्पटर्स देखे तो पूरे के पूरे अच्छे ही काम करते हैं, क्योंकि अगर करते करते सीखेंगे ना सर हर एक काम। तो हम्म मतलब मैं इंस्पिरेशन लेती थी कि उनकी स्ट्रगल ज्यादा है, तो उनकी हम्म। स्ट्रगल से मैं कुछ सीखती हूँ कि भाई कोई भी टाइम, कोई भी काम, कोई भी डील उतनी इजी नहीं रहती है लाइफ में। आपको जेन्युइनली उसके पीछे पड़ना होता हाँ, है ना। ये बात तो है कि जी आसानी से कुछ भी नहीं हासिल होता। और हाँ। ओवरऑल कंटेम्प्रेरी सीन कलाओं का जो भी है, वो आपको किस तरह से, आपका क्या सोच रहा है कि ये आज जो दृश्य है आर्ट कल्चर का, वो किस तरह का है? नहीं सर, आज के बच्चे लोगों भी काम करते हैं, सब कुछ है, लेकिन सोशल लाइफ ज्यादा है आज, है ना। हम्म अभी मेरे पापा जब काम करते थे तभी वो उनके एनिमल फॉर्म्स ज्यादा थे, है ना। उनको हम्म एनिमल फॉर्म स्केचिंग के लिए उनको जू पार्क जाना पड़ता था, और वो हम्म कुछ बुक्स एनिमल्स की कुछ बुक्स लेके आते थे। वो हम्म। वो हमेशा बोला करते थे जब अच्छा कलर टीवी आने के बाद में कि अगर एनिमल जो टीवी की जो डिस्कवरी चैनल है मेरे टाइम पे रहने से मैं कितना अच्छा काम करता था, है ना।
क्योंकि उनको इतनी मूवमेंट मिल जाती थी स्केचिंग के लिए। हाँ तो हमारे स्ट्रगल और आजकल के बच्चे लोगों की स्ट्रगल थोड़ी कम हो गई है, लेकिन मेहनत तो उतनी करनी पड़ेगी, आप सीधा नहीं पहुंच सकते। हाँ अगर हम लोग सीएन में पढ़ते थे और बड़ला में पढ़ते थे तो हमको हर रोज 100 स्केचेस लेके जाना पड़ता था, नहीं तो सर हमको क्लास में अलाउड नहीं करते थे। हाँ, हाँ, वो पार्ट ऑफ स्टडी था हमारा कि हमको आए ना आए हमको लाइंस करनी है। सही बात है। तो वो स्ट्रगल तो आपको खुद को ही करना है। आप जब तक प्रैक्टिकल मूव नहीं होते आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। और ये जो फील्ड है सर, परफॉर्मिंग आर्ट्स है और फाइन आर्ट्स है, उसके अंदर आप ऑनलाइन देख के ये देख के आप कुछ नहीं कर सकते। आपको खुद प्रैक्टिकल मेहनत करनी है, उसके अंदर खुद सीखना है, खुद रियाज करना पड़ता है आपको। क्या बात, जैसे बहुत अच्छी राग बात। फील करेंगे, एक्टिंग फील करें, एक्टिंग की जो प्रैक्टिस करेंगे, स्कल्पचर में रहे तो आप डिफरेंट मीडियम को फील करेंगे, क्योंकि हर एक मीडियम अलग है। अगर मैं ब्रॉन्ज कास्टिंग करूंगी तो जो वैक्स में रहेगा मेरा काम, उसका टोटल टेक्निक अलग है। फिर हाँ फाइबर कास्टिंग करूंगी, वो टेक्निकली टोटल उसकी प्रोसेस अलग है। टेराकोटा का नेचर समझना पड़ता है। अगर और हमारा स्कल्पचर स्टूडियो में फैन भी नहीं चलता है कि क्ले ड्राई हो जाती है करके। ठीक कह रहे हैं। वो मीडियम वाइज उसको फील करना ही चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होता है। तो आपने प्रैक्टिस और जो साधना है वो बहुत मायने हम्म, रखती है। जैसे हाँ, किसी भी भाषा ज्ञान, और हम लोगों ने बचपन से जो स्कूल की पढ़ाई की है, तो व्याकरण का बड़ा महत्व होता था कि व्याकरण अगर हमको आती है तो हम फिर आगे पढ़ाई कर पाते। तो कलाओं में भी व्याकरण होता है, जो बहुत सैद्धांतिक और नींव को मजबूत करने वाली जो चीजें होती हैं, जी उसके साथ अगर कलाकार आगे बढ़ता है तो उसको अच्छी सफलता मिलती है। इसके बारे में आपकी हाँ, क्या वो धारणा है? आप बेसिक नहीं छोड़ सकते। आप बेसिक कभी भी नहीं छोड़ सकते, आपको सीखना ही है वो चीज। और बहुत ज्यादा मॉडर्न होना और वेस्ट नहीं की सर, नकल करना। मॉडर्न मॉडर्न कब हो जाएंगे जब आपको बेसिक, अगर आपको एक चीज आपको परफेक्टली आती है तो आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन जो मुझे जब तक पता है तब तक जो एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हाँ है ना, जो आप जैसे बोलेंगे मॉडर्न आर्ट है, ओके, लेकिन उनको रियलिस्टिक होके ही मॉडर्न आर्ट तक चले जाते हैं। तो उनकी जो बेसिक स्टडी है, जैसे व्याकरण की बोलते हैं, वो जरूरी है, वो होती है उनके पास में। एकदम ब्लाइंडली वो लोग स्टॉक्स नहीं जाता उन लोगों का। सही कह रहे हैं। एनाटॉमी, आप बॉडी की एनाटॉमी में आप हाथ पांव कहाँ सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको हाथ पांव की स्टडी तो आनी चाहिए, तभी तो आप चेंज करेंगे। सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है। जी। और एक बात मैं और आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा काम है जो अभी आपके मन में अधूरा है कि आप वो कर नहीं पाए हो? कोई किसी भी प्रकार का शिल्प में कोई इस तरह का कोई स्वप्न है जो अभी आप पूरा नहीं कर पाए हो या करने की तैयारी कर रहे हो? नहीं सर, अभी मतलब स्वप्न अभी तक का मेरा कोई अधूरा नहीं है। लास्ट टाइम पे जब पटना का कैंप था, मुझे लग रहा था कि मैंने ब्लैक मार्बल में काम नहीं किया था। हम्म, तो मैं सोच रही थी वहां पे ना बहुत सारे स्टोन्स आए थे एक्चुअली, छोटे 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 बहुत वेराइटी के स्टोन थे एक्चुअली। तो हम्म, मैं बोल रही थी सर को, रोबिन सर को, कि भाई मुझे ना एक बार ना मुझे ब्लैक मार्बल में काम करना है। और जब तक मैं जाऊं तब तक पूरे स्टोन्स बुक हो गए। हम्म। फिर दूसरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने बोला रोहिणी, उन्होंने एक ब्लैक वाला स्टोन उनको नहीं चाहिए, तुम ले लो। तो अनिल जी का था वो स्टोन, उन्होंने बोला रोहिणी तुम ले लो, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तो वो स्टोन मेरे पास में आ गया था। लेकिन अच्छा। और भी सर अभी तो मतलब अभी प्रैक्टिस में ही है हम लोग उतना। अब जैसे बोलते कि हम लोग एकदम से मास्टर हो गए, वैसे मैं खुद को अभी तक नहीं समझ रही हूँ। अभी भी सीख रही हूँ, सीख रही हूँ, सीख रही हूँ, और भी डेप्थ में जा सकते हैं। ये तो आपकी विनम्रता है कि आप ऐसा कह रहे हो कि सीख रहे हैं, पर आप जो हैं वो तो सिद्ध होता है आपके काम से और आपकी क्रिएटिविटी से भी। आपने निराला जी की वो कविता पढ़ी है क्या? आपको पता है उस कविता के बारे हाँ में? हाँ 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 हाँ, एक्चुअली वो वो शायद तोड़ती पत्थर। अनकॉन्शियसली, हाँ वो, जी जी। और उसके ऊपर तो आपने पूरा अपना राइटअप ले दिया था। मुझे आपको काम करते हुए देखकर वही लगता है, वही एक जुझारूपन। जी। मैं मतलब उस पर देखता हूँ कि ये सब आसान नहीं है। मुझे कई बार लगता है कि बहुत सारे
इसी इसी कला जगत में, इसी संसार में, रचनात्मक संसार में लोग कितना सारा शॉर्टकट, समीकरण, जितना मतलब कम समय में अधिक से अधिक हो जाए, या बहुत सारा समय जो मिला हुआ होता है। कई बार देखते हैं कि एक आर्ट कैंप के लिए भरपूर समय दिया गया है तो उससे बहुत सारा समय गंवा देते हैं गपबाजी में और फालतू बातों में। कहीं कहीं कुछ लोगों को देखता हूँ कि वो आते ही काम में जुट जाते हैं, उनको लगता है कि मैं पहले काम करूँ। हाँ, वो मेरा साथ में स्टोन का वैसे होता था कि अगर स्टोन कार्विंग कैंप पे जा रहे हैं तो इतने बड़े बड़े स्टोन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, घर पे नहीं ला सकते, और एक दो स्टोन तो ला ही नहीं सकते, उसको तो पूरा ट्रक की ट्रक आनी चाहिए, और घर पे विदाउट मैन पावर हम काम नहीं कर सकते अकेले स्टोन कार्विंग। तो हमको कैंप में वो चांस मिलता है तो हम लोग उसको फुल एंजॉय करते हैं। और उस समय उस पूरे सारे काम करते हो, पूरा मुंह को बांध करके और आंखों से और हाथों से काम करना, तो उसमें बहुत सारा ये सब 10 तरीके इन्फेक्शन लगना, मतलब वो डस्ट रहता है ना सर, खांसी सब कुछ हो जाती है। वो तो पत्थर का ही पाउडर है और वो तो हानिकारक होता है। ये जी, सब ये पूरा मार्बल का सर, मार्बल का उसका ज्यादा वो नहीं होता, लेकिन जो सैंडस्टोन का उसका रहता है ना, तो गले में पूरा चिपक जाता है पूरा, आपको सर्दी खांसी कंटिन्यू हो जाती है, वो जाती नहीं है, फिर बहुत साल तक नहीं जाती है। उसके साथ में ना हमेशा गुड़ वो सब कुछ खाना चाहिए कि वो डस्ट उतर जाए गले से। हाँ, ये सब कितनी सावधानी, कितना स्ट्रगल, और उसके बाद फिर एक कोई क्रिएटिव स्वप्न को पूरा करना। वो करते करते सर उसका वो सब कुछ हो जाता है एक्चुअली, जब हाँ, नहीं आप हो जाता है वो प्रोसेस में सर। वो तो क्या है, देखिए जैसे कई बार मैं देखता हूँ ना कि अब हमारा जहाज उड़ता है, फ्लाइट, तो कई बार हमको लगता है कि कोई बिल्कुल 26 साल की कोई लड़की उसको पूरे जहाज को उड़ा के ले जा रही है, तो अपने को लगता है कि बच्ची कैसे करेगी, लेकिन हाँ, उसका एक्सपीरियंस 100-125 लोगों की जान उसके हाथ में रहती है, और वो कैसे दिल्ली से बम्बई और हैदराबाद उतार देती है, और चेहरे पे एकदम सॉफ्ट कॉन्फिडेंस है, स्माइल है। तो हाँ वो जब हाँ वही सर, ज्यादा वर्क करने से वो कॉन्फिडेंट ऑलमोस्ट आ जाता है। अंततः सफल तो आप ही करते हो, आप ही स्वप्न रचते हो, आप ही साकार करते हो। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जी सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच सर। और जरूर कभी आगे दोबारा मुलाकात होगी। हाँ, जरूर मिलना चाहिए। जो कुछ छूट गया होगा, अगर आपको ऐसा लगता है मुझसे कुछ छूट गया हो, तो आप जरूर कह दीजिए। जी जी, नहीं अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कुछ छूटा करके, बहुत अच्छी बात हुई। मुझे तो उतना टेंशन हो रहा था कि क्या बात होगी, कैसे बात होगी। नहीं, लेकिन मैंने इसलिए कहा था कि बहुत बहुत स्मूथ और कूल बातचीत। जी सर, बहुत अच्छा लगा। और आप सबके माध्यम से, इतनी बड़ी आप साधक हैं, आप सबके माध्यम से ही आपकी फील्ड में जो लोग नए आ रहे हैं, जिनको अपना एक स्वप्न लेके आ रहे हैं, तो उनको ये सब चीजें जानकर अच्छा लगेगा, उनको समझ में आएगा कि ये सब कोई भी किसी कला का शॉर्टकट नहीं है। हाँ, कला का शॉर्टकट नहीं है, और इज अ गॉड गिफ्ट। हमारे एक फ्रेंड बोलते थे कि जो आर्टिस्ट है ना, वो एक गांधरवाज है, कि उनको पूरी कलाएं आती है। बिल्कुल बिल्कुल, और जो समय लगना है वो लगेगा, एक पूरी उम्र सबको होती है, पूरा जीवन काम में आ जाता है कहीं से कहीं पहुंचने में। हाँ, तो मेरी ये शुभकामना है कि आपका यश और बढ़े, और हमारे देश में आपको और कीर्ति मिले, और हम लोग सब गर्वित हों आप पर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सभी मित्रों का भी नमस्कार जो हमारी बातचीत में साक्षी रहे। जी, सबको नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।